जय वेटरन्स, कैसे आप लोग? मजे में रहना चाहिए। दोस्तों, हमारे बहुत सारे बंधुओं का पेंशन बैंकों से स्पर्श में शिफ्ट हो गया है और जैसे ही आप स्पर्श में पीडीवी करने जाते हैं तो पीडीवी के बाद एक ऑप्शन आता है कि आपको री एम्प्लॉयमेंट आपको यस और नो करना पड़ेगा। अगर आप फौज से रिटायरमेंट लेने के बाद अगर आपने स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या पीएसयूज में आपने ज्वाइन किया है तो आपको यहां पर यस करके दिखाना पड़ेगा। अगर आपने कहीं कॉन्ट्रैक्ट पर, संविदा पर या प्राइवेट सर्विस में ज्वाइन किया तो आप नो भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि पीसीडीए ने ऐसा ऑप्शन क्यों लाया है। पेंशन पर सभी को डीए नहीं मिलता है, उसके लिए पीसीडीए टाइम टू टाइम सर्कुलर इशू करती है। उसमें क्या होता था कि जो सर्विसमैन रिटायरमेंट के बाद किसी दूसरे गवर्नमेंट सर्विस में ज्वाइन कर लेते थे, अगर वो इंटाइटल्ड नहीं भी हैं तो भी उनको पेंशन पर डीए मिलते रहता था और जो इंटाइटल्ड हैं उनको तो मिलना ही था। अब बात यहां पर यह आती है कि रिटायरमेंट के बाद किन किन बंधुओं को पेंशन पर डीए मिलेगा और किन को नहीं मिलेगा, यानी कौन कौन इंटाइटल्ड है और कौन कौन इंटाइटल्ड नहीं है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि जब स्पर्श में आपको ये मेंशन करना पड़ेगा कि आप रीएम्प्लॉयड कब से थे, तो क्या सरकार ये सोच रही है कि जब आप रिटायरमेंट के बाद किसी गवर्नमेंट ऑफिस में ज्वाइन किए थे उस समय से डीए रिकवरी करेगा? अगर ये बात है तो ये अमाउंट लाखों में चली जाएगी। अगर आपको डीए पेंशन के ऊपर इंटाइटल नहीं था और आप डीए ले रहे थे तो भाई लाखों रुपया आपको पीसीडीए रिकवर करने वाली है। तो मैं आज इस वीडियो में बातें करने वाला हूं कि आखिर डीए का चक्कर क्या है, किसको किसको फ्यूचर में रिटायरमेंट के बाद भी डीए मिलेगा पेंशन के ऊपर, और किससे किससे पीसीडीए डीए का एक लमसम अमाउंट रिकवर करने की योजना बना रही है। आज दो बातें करेंगे इस वीडियो में। पहला, रिटायरमेंट के बाद अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो आपको डीए के लिए इंटाइटल है कि नहीं, और दूसरा कि क्या पीसीडीए आपको लाखों रुपया का रिकवरी ठोकने जा रहा है क्योंकि आपने डेटा भरा है कि आप कब से रीएम्प्लॉयड थे। आज वीडियो के अंत तक बने रहिए और बिल्कुल प्रैक्टिकल ऑथोरिटी के साथ जानकारी हासिल कीजिए कि आखिर डीए का चक्कर क्या है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। हमारा एक भाई, हमारा एक वेटरन सन 2014 में फरवरी में रिटायर हुआ और जैसा कि जानते हैं चंक अमाउंट में हमारे वेटरन्स जो स्मार्ट है, डायनेमिक है, वो बैंकिंग सेक्टर ज्वाइन करना चाहते हैं क्योंकि वहां उनको पे प्रोटेक्शन मिलता है। चलिए हमारे इस भाई का एग्जांपल लीजिए। ये फरवरी 2014 में रिटायर हुए, जिनका बेसिक पे था 10,650, ग्रेड पे था 2,000 रुपया, एमएसपी 2,800 रुपया और क्वालिफिकेशन पे आपको 300 रुपया था। टोटल देखा जाए तो उसका पे बनता है 15,750 रुपये। जब वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ज्वाइन किया तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, उसको बेसिक पे तो पकड़ा, ग्रेड पे पकड़ा और कहा भाई आपका 13,650 रुपया आपको पे प्रोटेक्ट कर दिया और एक सर्टिफिकेट इश्यू कर दिया एज ए एम्प्लॉयर वो बैंक को, और बैंक को बोला कि भाई आप इसका डीए सीज कर दीजिए। यानी 2014 से उसका डीए पेंशन के ऊपर बंद था। नेवी का पीओ राइटर, जिसको आप राइटिंग में आप पछाड़ नहीं सकते लेटरबाजी में, और वो लड़ा सत्य के लिए। सत्य में कहावत आती है कि सत्य परेशान हो सकता है, हार नहीं सकता है, यानी सत्य की हमेशा जीत होती है। आरबीआई ने जब लेटर इशू कर दिया बैंक को जहां वो एम्प्लॉयड था कि इसका डीए बंद कर दो, तो बैंक ने सीधे सीधे उसका डीए बंद कर दिया। अब वो बंदा लगा रेफरेंस खोजने कि आखिर मेरा पेंशन के ऊपर डीए बंद क्यों हो गया। और बहुत सारे लोगों को मालूम है कि जब आप रीएम्प्लॉयड होते हैं तो सिर्फ ऑफिसर्स को ही, जो क्लास 1 ऑफिसर्स, कमीशन ऑफिसर हैं, अगर वो रीएम्प्लॉयड में जाते हैं तो उनका डीए बंद हो जाता है। और जब वो रीएम्प्लॉयमेंट से रिटायर हो जाते हैं तो एम्प्लॉयर उनको एक सर्टिफिकेट उससे करता है और उस सर्टिफिकेट को ले जाकर उनको सीपीपीसी में जमा करना पड़ता है बैंक, तब जाकर के सीपीपीसी उनका पेंशन के ऊपर डीए चालू करती है। अब बातें करते हैं इसका ऑथोरिटी क्या है। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, टाइम टू टाइम डीओपीटी, टाइम टू टाइम पीसीडीए, ये सारे सर्कुलर इशू करते हैं और लेटर इशू करते हैं, क्लैरिफिकेशन इशू करते हैं। तो आज इस वीडियो में बातें करने वाला हूं कि आखिर किसको किसको डीए मिलेगा। जब वो वेटरन्स बैंक को अप्रोच किया कि मुझे पेंशन के ऊपर डीए मिलना चाहिए, तो बैंक ने
उसको एक सर्कुलर दिखाया 179 जो पीसीडीए प्रयागराज ने इशू किया था 12 मई 2015 को। उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें लिखा हुआ है कि इंटायर पेंशन एडमिसेबल टू सर्विसमैन हु हेल्ड पोस्ट बिलो ऑफिसर रैंक एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट इज इग्नोर्ड and their pay on re-employment is to be fixed at the minimum of pay scale of the post in which they are re-employed. Such pensioner will continually be entitled to dearness relief on their pension. ये पारा 1 में लिखा हुआ है। इसी लेटर के पारा 3 में क्या लिखा हुआ है? The dearness relief on re-employment should be regulated by the pension distributing agency, यानी कि बैंक जहां से आप पेंशन ले रहे थे on the basis of certificate issued by re-employer clearly stating whether benefit of last pay protection was given or not. However, on examination of such cases submitted by the bank, it has been found that pay scale in the bank are still on old pattern, whereas ex-servicemen have been retired with pay in payment plus grade pay plus MSP plus group pay. In such cases, it is clarified that the purpose of assessing for the last pay drawn for the last pay protection, the element should be taken into account should be last pay in the pay band. For example, pay band plus grade pay, last drawn before retirement as envisaged by MOP, PG of and PDOPT Office Memorandum number 3/19/2009 ESTT paid to dated 8 November 2010 and no other element should be taken for this purpose. यानी कि पीसीडीएस सर्कुलर 179 ये कहता है कि आपको एमएसपी आपके रिटायरमेंट बेनिफिट पर तो मिलेगा, लेकिन जैसे ही आप रिटायरमेंट के बाद आप रीएम्प्लॉयड होते हैं तो आपको रीएम्प्लॉयड जो पे प्रोटेक्शन है, जो आपको लास्ट पे प्रोटेक्शन के लिए आपको एमएसपी काउंट नहीं करेगा। कारण क्योंकि आपको एमएसपी मिलिट्री सर्विस पे के लिए दिया जाता है, आप सिविल ऑर्गेनाइजेशन में ज्वाइन करते हैं, वहां एमएसपी का कोई कंसेप्ट नहीं है। और इसमें जो पीसीडी सर्कुलर 179 में कोट किया गया है डीओपीटी का एक लेटर जो 3/19/2009 डेटेड 8 नवंबर को, उसमें क्या लिखा हुआ है? डीओपीटी का लेटर ये कहता है कि एमएसपी है जो आपको रीएम्प्लॉयमेंट में काउंट नहीं होगा, लेकिन ये पेंशनरी बेनिफिट के लिए काउंट होगा। अब देखिए सर्कुलर 179 कहता है बेसिक पे जो आपका पे बैंड में है प्लस ग्रुप पे वो मिलेगा, और उसने रेफरेंस दिया ये डीओपीटी का लेटर जो 8 नवंबर को है। क्लियरली लिखा हुआ है कि आपको एमएसपी है जो रिटायरमेंट के बेनिफिट के लिए तो काउंट होगा, लेकिन आपको रीएम्प्लॉयमेंट पर नहीं मिलेगा। क्यों? कि आप सिविल ऑर्गेनाइजेशन में हैं। अब इससे आगे चलते हैं, आगे क्या होता है। फिर पीसीडीए ने सर्कुलर 200 निकाला, उसके सब पारा बी और पारा 3 में लिखा हुआ है कि in case where the PBOs person below officer rank retired before attaining age of 55 and re-employed thereafter and their pay fixed at higher level, they will not be paid DA on pension. But in case their pay is fixed on lower level, minimum level, they can be paid DA on the pension. और उसके साथ उन्होंने एग्जाम्पल के साथ सेट किया है कि अगर आपको पे फिक्स किया गया है, इंक्रीमेंट देने के बाद पे प्रोटेक्ट हो गया, जितना आप फौज में उठाते थे अगर उतना ही आपको रीएम्प्लॉयमेंट पर मिला है तो आपको डीए नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप हायर स्केल पर ज्वाइन करते हैं, जैसे आप हवलदार से रिटायर हो गए, पेटी ऑफिसर से रिटायर हो गए और क्लास 1 ऑफिसर में ज्वाइन करते हैं, तो आपको वहां पर लोअर लेवल पर जो पे फिक्स होगा वहां से स्टार्ट होगा, तो आपको डीए पेंशन के ऊपर मिलेगा। लेकिन अगर वहां भी आपको इंक्रीमेंट मिल गया तो आपके पेंशन के ऊपर आपको डीए नहीं मिलेगा। यानी जिस पे बैंड में अभी आप हैं, अगर आप ज्वाइन करते हैं और वहां पे प्रोटेक्ट हो जाता है उसी लेवल पर ज्वाइन करने के बाद, तो आपको पेंशन पर डीए नहीं मिलता है। अब इस केस में क्या, आरबीआई ने तो बोला कि मैं पे प्रोटेक्ट कर दिया है और उन्हें बैंकों को लेटर भेज दिया, और बैंक जहां पर बंदे का पेंशन आता था बैंक वाला ने डीए बंद कर दिया। अब बात यह आती है कि क्या एम्प्लॉयर के कहने पर सीपीपीसी या बैंक को अधिकार है कि वो पेंशन पर डीए बंद कर दे? बिल्कुल नहीं।
बैंक के सीपीपीसी को सिर्फ फॉलो करना है पीसीडीए का ऑर्डर, ना कि उसका एम्प्लॉयर का ऑर्डर। एम्प्लॉयर कैन जस्ट इंटीमेट टू द बैंक। एम्प्लॉयर क्या होगा, सीधे सीधी वो इंटीमेट कर सकता है पेंशन डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी को कि भाई ये रीएम्प्लॉयड हो गया, इसका पे प्रोटेक्शन फिक्स कर दिया गया है। लेकिन चूंकि एम्प्लॉयर ने यानी रिजर्व बैंक ने सिर्फ उस पेंशनर का सिर्फ ग्रेड पे पकड़ा और बेसिक पे पकड़ा, उसका क्लासिफिकेशन पे, उसका मिलिट्री पे नहीं पकड़ा। जब बंदा रिटायर गया था उस समय उसको बेसिक पे, ग्रेड पे, एमएसपी, क्लासिफिकेशन मिला 15,750 रुपया मिला था। लेकिन रिजर्व बैंक ने उसको 13,450 रुपया सिर्फ बेसिक पे और ग्रेड पे पकड़ के दिया, क्योंकि सर्कुलर 179 और डीओपीटी का लेटर 8 नवंबर का यही कहता है कि आपको ग्रेड पे और ये देना है। सर्कुलर 200 ये कहता है कि आप जिस लेवल पर पे उठा रहे थे, आपको इंक्रीमेंट देने के बाद बिल्कुल उसी लेवल पर अगर आपको पे फिक्स किया जाता है तब वो पे प्रोटेक्शन में काउंट होता है। तो जो एम्प्लॉयर था इस केस में रिजर्व बैंक ने कहा भाई आपको ग्रेड पे और बेसिक पे दिया, एमएसपी नहीं काउंट किया और मैंने आपका पे प्रोटेक्ट कर दिया। तो पे प्रोटेक्शन का ये कौन सा क्राइटेरिया है? आपने सिर्फ इंक्रीमेंट दिया है, पे प्रोटेक्ट नहीं किया, क्योंकि जब बंदा का पे प्रोटेक्शन तब होता 15,750 रुपया मिलता उसका फिक्स। तो लेकिन रिजर्व बैंक ये कह रहा है कि मैंने ग्रेड पे और बेसिक पे तो दिया है, क्योंकि डीओपीटी का लेटर 8 नवंबर का और सर्कुलर 179 कहता है कि उसमें आपको बेसिक पे और ग्रेड पे ही दिया जाए। तो सर्कुलर 200 ये कहता है कि आपको वो पे प्रोटेक्शन करना है। तो बंदा इसी कॉन्फ्लिक्ट में वो क्लैरिफिकेशन के लिए दोबारा पीसीडीए को अप्रोच किया। तब पीसीडीए ने सर्कुलर 200 का एक क्लैरिफिकेशन बैंकों को दिया और उसमें ये लिखा गया कि इन व्यू ऑफ द अबव इट इज इंटीमेटेड दैट एज पर योर लेटर रिफर्ड अबव कॉपी प्रोवाइडेड बाय यू द लास्ट पे ड्रॉन आर्मी सर्विस एग्जाम्पल 13,890 बेसिक पे plus MSP is higher than the pay fixed in re-employed department, rupees 10,210. Hence, individual B is eligible for dearness relief on the pension. क्लैरिफिकेशन दिया डेटेड 12 जुलाई 2022 को। इसके पारा 3 में लिखा हुआ है कि जब बंदा मिलिट्री में था तो उसका लास्ट पे ड्रॉन था बेसिक पे प्लस एमएसपी, चूंकि 7th पे कमीशन में ग्रेड पे खत्म हो गया था। तो लास्ट पे ड्रॉन के लिए उसका बेसिक पे प्लस एमएसपी काउंट करना है। और चूंकि आपने पे फिक्स कम किया है तो आपने इंक्रीमेंट तो दिया है लेकिन पे प्रोटेक्शन नहीं किया है। अगर आपने पे प्रोटेक्ट नहीं किया है तो बंदा है पेंशन के ऊपर डीए के लिए एलिजिबल। अब लास्ट में मैं कंक्लूजन में ये बताता हूं कि डीओपीटी का लेटर 8 नवंबर जो 2009 का इशू उसमें ये कहता है कि भाई रीएम्प्लॉयमेंट होने पर आपको एमएसपी काउंट नहीं करना है। और यही सर्कुलर आपको 179 बोलता है कि रीएम्प्लॉयमेंट पर आपको बेसिक प्लस ग्रेड पे मिलेगा। लेकिन सर्कुलर 200 को सुपरसीड किया और सुपरसीड करके ये बोलता है कि अगर आपका इंक्रीमेंट देने के बाद पे प्रोटेक्ट होता है तब जाके आपको पेंशन के ऊपर डीए नहीं मिलेगा। चूंकि यहां पर एम्प्लॉयर उसको इनहेंसमेंट तो दे रहा है, रीएम्प्लॉयमेंट होने के बाद कैलकुलेट तो कर रहा है, इंक्रीमेंट तो दे रहा है, लेकिन जो पे प्रोटेक्ट था वो नहीं हो रहा है। और इसका क्लैरिफिकेशन 12 जुलाई 2022 को पीसीडी ने बिल्कुल क्लियर करके दिया कि लास्ट पे ड्रॉन इज बेसिक पे प्लस एमएसपी। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा और जानकारी वाला लगा तो आप इसको दूसरे वेटरन्स तक जरूर पहुंचाएं, ताकि अगर इनकेस उनको इस प्रकार का सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है तो वो इसको सोल्व कर सकते हैं। और साथ में अगर भविष्य में अगर आपको पीसीडीए के द्वारा अगर रिकवरी आता है, चूंकि पीसीडीए का हर एक डिपार्टमेंट अलग अलग है, टीसीएस देखता है सॉफ्टवेयर और जो डेली वर्कर है उनको सारे सर्कुलर का ज्ञान नहीं है, तो रिकवरी आ सकता है। तो आप अपने रिकवरी के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं और इन सारे लेटर को, क्लैरिफिकेशन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सर्कुलर को कोट कर सकते हैं कि आप मेरे पेंशन से डीए काट नहीं सकते। आप मेरे इस वीडियो को दूसरे वेटरन्स तक जरूर पहुंचाएं और कोई कमेंट से जरूर करें। जय हिंद।